अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार खान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। और आजकल पाकिस्तान की आइन में तरमीम करने की कोशिशें जारी हैं। अब तरमीम जो हो रही हैं, आज की सारे टॉपिक, आज की सारी बात, आज की सारी पॉडकास्ट इसी सब पे होगी। बड़े मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि भाई अब असल मायनों में जस्टिस सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा रिवाइव होगा, सही लोगों को इंसाफ मिलेगा, जजेस को भी अकाउंटेबल रखा जाएगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स ट्रू डेमोक्रेसी। ठीक है, जो जो इसकी तनकीद करेगा वो एंटी डेमोक्रेटिक है, वो इंसाफ का दुश्मन है, ये दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जजेस की आज़ादी ली जाएगी। जिसका भी अब दिल चाहता है कि वो अगर किसी का केस लगा हुआ है किसी गवर्नमेंट का, तो वो अगर उनको जज पसंद नहीं है तो वो जज को पकड़ के इधर से उधर कर सकते हैं और अपने मनपसंद जज को आके बिठा सकते हैं। ये सारा भी एक पर्सपेक्टिव है। अब एक और बात इससे ये है कि एक वक्त था जब मौलाना फजलुर रहमान को कोई इतनी लिफ्ट नहीं करा रहा था। मौलाना फजलुर रहमान का हाल उस प्लेयर की तरह था जैसे जब हम गली क्रिकेट खेलते हैं तो उसको कोई अपनी टीम में नहीं रखना चाहता। कोई कहता है यार चलो रेलू कटा बना दो, इसको एंड पे बैटिंग शैटिंग दे देंगे, कुछ कर देंगे बस उसको फॉर्मेलिटी के तौर पे। और आजकल फेवरेट प्लेयर की तरह हर कोई कह रहा है कि मेरी टीम में आ जाए, मेरी टीम में आ जाए। पीटीआई वाले उनके पीछे जाके नमाजें पढ़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की आजकल डिमांड बड़ी ज़्यादा है, तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टार साहब, आप इन तरमीम को किस तरह देखते हैं? क्या जजेस की आज़ादी ली जा रही है? अच्छा है, बुरा है, क्या है? ये जो तरामीम का जो बिल है ना, इसमें लोगों का अगर वेलफेयर देखा जाए कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए कोई वेलफेयर की बात होगी, तो ये बात नहीं है। दो पार्टियों का सियासत में तकसीम शुदा दो पार्टियों का फंडा है। ठीक है। एक हिस्सा जो है ना हुकूमती जमातें हैं, जो चाहती हैं कि जी उनका बोलबाला हो, ये तरामीम पास हो जाए। दूसरी तरफ अपोजिशन है जिसमें पीटीआई सबसे आगे है, वो चाहती है कि ए ना होवे। अगर ए हो गया तो हमारे मकासद जो मुस्तकबिल में हमें मजमूम मकासद पूरे होते हुए नजर आते हैं वो फिर पूरे नहीं हो सकेंगे। ये भी है। तो ये तो जंग है ज़ाती तौर पर, सियासी तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह की होती है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के पीछे ये इस तरह का इनका चलता है सिलसिला। अब अगर हम इसमें ढूंढने लग जाएं कि तरामीम का फ़ायदा कितने हैं और नुकसानात कितने हैं, तो तरामीम के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। दोनों तरफ भला क्यों है? मैं एक ख्याल रखने वाला बंदा हूँ, मेरी एक सोच है, मैं एक माइंडसेट का आदमी हूँ। मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सारे आईनी तरामीम को जाके देखता हूँ। उसमें कुछ आईनी तरामीम मुझे पसंद आती हैं, उसका कुछ हिस्सा मुझे पसंद आता है, कुछ हिस्सा मुझे पसंद नहीं आता कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं। हम इस तरह की कौम तो अभी तक बन नहीं सके जो इस तरह से किसी भी चीज़ को स्टडी कर सके। बिल्कुल हम इस तरह नहीं करते। हम करते हमने तरामीम पढ़ी ही नहीं, लेकिन जो हुकूमती जमातों का हमायती है उन्हें कहना इंकलाब आ जाएगा अगर ये तरामीम आ गई। तो जो मुखालिफ अपोजिशन जमात है पीटीआई है, वो कहता है कि इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान पे हुआ ही नहीं। तरामीम दोनों ने नहीं पढ़ी, पता ही नहीं है। अगर इनसे पूछा जाए ना, हत्ता कि वो लोग जो टीवी पे आपको बढ़ चढ़ के बात करते हुए नजर आते हैं, उनको सामने मेजॉरिटी भी वही है कि जनाब अपनी बढ़ के टीवी वाली साइड पे करें, हमने तरामीम पे पॉइंट टू पॉइंट बात करनी। तो हो सकता है वो ये कहना शुरू कर दें ये क्या तरामीम में ये पॉइंट भी है। वो पूछेंगे क्योंकि मुकम्मल तौर पे उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। अब इस सूरत हाल से अपनी कौम को, हम लोगों को, क्योंकि हम रच बस गए हैं, हमने सिर्फ ये देखना कि हमायती किसके हैं। अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दें कि पीटीआई हुकूमत में हो और ये आईनी तरामीम पीटीआई ला रही हो, तो पीटीआई का जो सपोर्टर है इसकी सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ऐसे ही है। और अगर इस वक्त में हुकूमती जमातें अपोजिशन में हो तो आप देखेंगे कि वो उसकी मुखालफत करना शुरू कर देंगे। यही तरामीम, एग्जैक्टली यही तरामीम हो। हम जिस जगह पर हैं उस जगह पे यही है। हमें समझ जाना चाहिए कि यार पब्लिक के वेलफेयर की कोई चीज इस तरह से जोरों शोरों से इतनी जल्दी नहीं आती होती। ये जो ऊपर बैठे होते हैं ना, जिनके मकासद आपस में टकरा रहे होते हैं, हुकूमती जमात और पीटीआई हैं, इनके मकासद आपस में टकरा रहे हैं। ये तरामीम की शक्ल में इनके अपने मकासद, मजमूम मकासद आने वाले वक्तों के लिए टकरा रहे हैं, इसलिए एक हमायत में आगे जा रहा है और एक मुखालफत में। अच्छा, एक इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है
कुछ लोग कह रहे हैं कि इट माइट ओनली बी द सोलो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द होल अमेंडमेंट्स एक्ट। अब वो कह रहे हैं कि इसमें जी आईनी कोर्ट्स बनाई जाएंगी, उससे ये हो सकता है होगा कि जितने भी पब्लिक के केसेस होंगे जो बड़े सालों से पड़े रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, उन केसेस को ज़्यादा टाइम मिलेगा, दे कैन बी हर्ड, और जो भी पॉलिटिकल वगैरह केसेस होंगे वो आईनी कोर्ट्स में शिफ्ट हो जाएंगे और जजेस को भी अकाउंटेबल रखा जाएगा। दूसरी जानिब ये कहते हैं कि जजेस की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, उनको अब जिसका भी दिल करे, अब गवर्नमेंट का कोई केस लगा हुआ है, अब उनको पता है कि ये बंदा जी हमारे खिलाफ है या ये बंदा हमें नहीं पसंद, कुछ भी ऐसा हो ना, ठीक है, उनके बायसेस या जो भी, वो उनको हटाकर अपनी मर्जी का बंदा जज वहाँ पे लाके बिठा सकते हैं। तो उसकी वजह से जुडिशरी और जो आईनी आज़ादी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को आप कैसे देखते हैं? यार ये देखा ना, अगर आपने मुकम्मल तौर पे आईनी तरमीम पढ़ी होती या मैंने मुकम्मल तौर पे आईनी तरमीम पढ़ी होती कि जो आईनी तरमीम आ रही हैं, तो भाई उसमें कई पॉजिटिव, जो मैं पहले कहा कि कई पॉजिटिव चीज़ होंगी, कई नेगेटिव्स होंगी, कईयों को हम पसंद कर रहे होंगे, कईयों को हम पसंद नहीं कर रहे होंगे। यही होता है ना। जैसे अभी आपने किया कि एक पहलू तो ये है कि आईनी अदालतें के लोगों के केसेस फंसे होते हैं और वो साल से चीखो पुकार कर रहे होते हैं, ना टीवी पे उनकी चीख आती है, ना मीडिया जुडिशरी में में। आती है। अपोजिशन का बंदा या हुकूमती जमात का बंदा जब भी किसी मामले में जंप इन करता है ना, तो पूरे का पूरा पाकिस्तान को पता होता है केस क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पूरे के पूरे पाकिस्तान को ये नहीं पता होता कि हम पाकिस्तानियों में से वो लोग जो जिनके केसेस हैं, वो साल से दादा ने पिटीशन की थी, पोता आ गया, पोता नॉट बेटा, पोता आ गया, पोता जो है ना वो पिटीशन को प्लीड कर रहा है। अब ये बताएं, यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है, खुद हम पाकिस्तानियों को ध्यान नहीं, हमें हमारा क्या ध्यान है? वो नवाज शरीफ ने जो पिटीशन फाइल की उसका क्या बना, वो इमरान खान ने जो पिटीशन फाइल किया उसका क्या बना। हमारी सारी तवज्जो, सारा ध्यान इन हुक्मरानों के और अपोजिशन के दरमियान होने वाली जंग जो होती है ना, उस पे हमारा फीता जो होता है ना, जैसे कहते हैं फीता काटना, हमने अपने दिमाग का फीता काट दिया हुआ है कि हमने इन्हीं के जो मामलात होंगे उनमें इंटरेस्ट लेना। जो हमारे पाकिस्तानियों के मामलात कई इतने संगीन हैं, कई ऐसे खौफनाक हैं कि पिटीशन करने वाला, अदालत में जाने वाला फौत हो चुका, उसका बेटा फौत हो चुका, तीसरी नस्ल आ गई, और वो जब आपसे पूछेगी कि तीसरी नस्ल आ गई है, ये केस था जिसको हर हाल में मैक्सिमम इतने साल लग जाते, फैसला हो जाता, वो लटका हुआ। और यहाँ हमारे क्या होता है, ये नवाज शरीफ पे केस है, इसका फैसला क्यों नहीं हो रहा, ये इमरान खान पे केस है, इसका फैसला क्यों नहीं हो रहा। हम पाकिस्तानी भूल जाते हैं अपने पाकिस्तानियों को, ऐसे ही है। जो अदालतों में फंसे होते हैं, लटके होते हैं। एक ऐसा पॉलिटिकल केस बाकी सारे अवाम के केसेस को ओवरशैडो कर जाता है। तो इसमें ये देखो, ये तरामीम को अगर आपने उस तरीके से देखना है जिस तरीके से हुकूमती जमातों का सपोर्टर देख रहा है या पीटीआई का सपोर्टर देख रहा है, तो फिर तो आप तरामीम पे बात नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप उस तरीके से देखेंगे कि ये इशू है, ये उसका हिस्सा है तरामीम का जिसमें लोगों की भलाई नजर आ रही है, और ये वो हिस्से हैं जिसमें हुकूमत अपना देख रही है कि सानू अपनी आने वाले वक्तों में हमें अपनी मनमानी करने दी जाए। पीटीआई को पड़ी हुई है कि यार एक चीज़ हमारे हक में जानी शुरू हो गई थी। क्या चीज़? ये अदलिया थी, अदलिया के कुछ जजेस थे, वो हमें सहूलतें दे रहे थे, रिलीफ दे रहे थे। अब ये ना हो कि आईनी तरामीम के जरिए हमें रिलीफ मिलना बंद हो जाए। हाँ, वो जज नहीं पसंद, दोनों तरफ से ये हो गया, भाई मैं अपनी हदूदो कयूद से निकलूंगा तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे ही है। आप अपनी हदूदो कयूद से निकलेंगे तो मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तो ये दोनों तरफ ये जंग है। और ये क्या है, जैसे मैंने ये बात कई दफ़ा करता हूँ कि असूली मौक़िफ़ जो होता है ना, हमें अगर पाकिस्तानी ये तय कर लें कि आइंदा से हमारे सियासी किसी भी सियासतदान ने असूली मौक़िफ़ कहा तो फाड़ लांगे कि यार मैं चाय पीने लगा हूँ तो ये कोई असूली मौक़िफ़ है। आदत बन गई है ना, हर आधे घंटे बाद अपने मतलब का कुछ भी करना है, असूली मौक़िफ़ है जी ये हमारा। पूरी दुनिया में असूली मौक़िफ़ हमने काफ़ी अरसे बाद सुनते हैं, कभी कभार सुनते हैं कि असूली मौक़िफ़ की कोई बात हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है असूली मौक़िफ़ है। पाकिस्तान में
हर आधे घंटे बाद हर चीज असूली मौका पे यहाँ से हुकूमती जमातें आएंगी, यहाँ से पीटीआई वाले आएंगे। जब दोनों ही असूली मौक़िफ़ इख्तियार करके बैठे हैं तो हम बेवकूफ़ तो असूली जो मौका हम साइड में बैठा हुआ है बेचारा, वो कह रहा है मैंने छाड़ दो। हाँ, असूली मौक़िफ़ कहता है कि मेरे पे पाबंदी लगा दो, मैं भी इसके हक में हूँ कि अगर कोई ऐसी तरमीम आ जाए या तरमीम आ जाए आइनी कि भाई आइंदा से असूली मौक़िफ़ का लफ्ज़ जिसने इस्तेमाल किया ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसकी वजाहत के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट देनी पड़ेगी। तो ये अच्छी बात है। घर बैठे बैठे मुझे नींद आ रही है, मैंने असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। ओ भाई नींद आ रही है, बंदा सिंपल ये कहता है यार मुझे लगता है मुझे हाँ, नींद आ रही है, मैं सोने लगा। असूली मौकफ को साइड में ये रखो। असूली हाँ, मौक़िफ़ कहाँ से हो गया कि मैं सो बिल्कुल। गया हूँ? ये असूली मौक़िफ़ कहाँ से हो गया मैं चाय पी रहा हूँ? मैं ये असूली मौक़िफ़ कहाँ से हो गया मैं खाना खा रहा हूँ? तो हमारे यहाँ चीज़ें रोल जाती होती, फैशन के तौर पे रुला ऐसे ही देते है, होते हैं। अपने मकासद के लिए कोई भी चीज जो भी मुंह में आए बोली जाओ भाई, हमने तो बस अब करना है। गजाल साहब इस सारी सूरत हाल में एक बंदा है, वो इमर्ज हो रहा है ये सारी पॉलिटिकल सिनेरियो में। फ्रॉम नोबडी, फ्रॉम गुमशुदा टू एवरीवेयर, हर जगह अच्छा, गुमशुदा था वो रिलेटिवली आजकल की सिचुएशन से कंपेयर करें तो। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान है एक तरफ देखो, उसकी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी भी भाग रहे हैं, मोहसिन नकवी भाग रहे हैं मनाने के लिए। हाँ, और अंदर बैठे हुए मौलाना फजलुर रहमान के तो ये मेरी कदरदान चौड़े आया, होके ख्याल आया वो बैठा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पीटीआई का वफद पहुंच जाता है, उमर अयूब खान, असद कैसर, पता नहीं कौन कौन सा बंदा। वो ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करते हैं बल्कि बा जमात उसके पीछे खड़े होकर नमाज भी अदा करते हैं। इमाम किसको माना उन्होंने, किसके पीछे, इमामत के पीछे नमाज अदा की पीटीआई ने, उमर अयूब ने, असद कैसर ने, जिसको 10 साल तक 2014 से 2024 तक वो गालियों से नवाजते डीजल रहे। वाले नारे लगाए जाते थे। अब वो डीजल के पीछे, जिसको आप डीजल कहते थे, डीजल के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं। Says a lot पूछना तो about इनसे the चाहिए people. ना कि यार अजीब सी बात है, आपका असूली मौक़िफ़ की समझ नहीं आती। हाँ। यही असूली मौक़िफ़ था कि आप इसको डीजल कहते थे, वक्तन फवक्तन बदलता रहता है और असूली आज मौका। वही असूली मौक़िफ़ है। आप उसके पीछे हाथ बांध के एक जमात इमाम मान, इमाम जिसको मान लिया जाए ना, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में पहले जो कुछ कहा होता है ना, हम्म, जितने 10 साल लगे थे ना उसको गालियां देते हुए मौलाना फजलुर रहमान को, पीटीआई को अगले 10 साल चाहिए उससे माफिया मांगते कि ये गलती हो गई हमसे। बिल्कुल। अब ये है कि मौलाना फजलुर रहमान चौड़े होके बैठे हैं। अब यहाँ पर ये है कि कौमी असम्बली में हुकूमती जमातों को अक्सरियत हासिल नहीं है, 2/3, बिल्कुल 13 सीटों की ज़रूरत है उन्हें कौमी असम्बली में, और वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की 8 सीटें। अगर मौलाना फजलुर रहमान मान जाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के मानने का अपना स्टाइल है ना, बिल्कुल है तो सही वो कुछ वैसे। ना कुछ लेके मानेंगे, हाँ। हमें थोड़ी है। ऐसे थोड़ी ना मान जाएंगे भाई, वो क्यों? सियासत में है भाई, वो किसी फलाई इदारे में काम नहीं करते जहाँ पर वो अपना नुकसान करें अगले का फ़ायदा करने के लिए, अपना नुकसान भी मान लेते हैं। हाँ, फायदा जहां से आएगा ये उधर। जो सियासत है भाई, मौलाना को कुछ दोगे और मौलाना समझेंगे ये मुझे मिल जाएगा हाँ, जो कह worth रहे it हैं, है ये। तो फिर होगा ना। अब वो 8 सीटें 13 में से तो मौलाना साहब ने दे दी, आपने कुछ ना कुछ कहा कि मौलाना आपको मिल जाएगा। हाँ, आपको वो कुछ मिलेगा कि उसके जवाब में फिर दोबारा आपको पीटीआई वाले डीजल कहना शुरू कर देंगे। मौलाना मान भी जाएगा कि यार 10 साल डीजल का मैंने कौन सा बुरा मनाया, कह लो दोबारा, लेकिन दोबारा कह लो यार, फायदेमंद चीज कोई ठीक है। लाओ, वर्थ इट। अब वहां पर बाकी सीटें 5 सीटें कहाँ से करोगे? मौलाना मान जाते हैं 8 सीटें मौलाना ने दे दी, हाइपोथेटिकली कह दिया जी दे दी 8 सीटें, दे दी, बाकी रहेगी 5 पीछे। उसके पीछे ही भागोगे। और यार जब उनको पता चलेगा, जो 5 सीटें आप पूरी कर रहे होंगे, उनको पता लगा होगा मौलाना को ये कुछ दिया गया है, तो फिर वो भी कहेंगे मांगेंगे यार आसान भी कुछ दियो। हमारी भी डिमांड्स हैं भाई, हुकूमत को देना पड़ेगा, हुकूमती जमातों को देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह सेनेट में चले जाओ, सेनेट में 9 सीटों की कमी है। अब 9 सीटों में सेनेट में 5 सीटें हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास, और बाकी 4 कहाँ से करोगे? वही होगा अगर मौलाना मान जाता है, तो ले दे के मानेगा ना, जैसे मौलाना को मनाया वैसे ही दूसरों ठीक को भी है। मनाएंगे। अब बाकी खड़े होंगे कि यार थोड़ी ऐसी तैसी यार सानवी हाँ, सानवी कुछ चाहिए, हलवा चाहिए, मिठाई चाहिए, लड्डू चाहिए ने, बर्फी चाहिए, जलेबी चाहिए, गाड़ी लेकिन चाहिए, जहाज भाई, चाहिए, पहाड़ चाहिए, कोई जूड़ा चाहिए, जो कड़ी चाहिए देना पड़ेगा, वरना सीटें नहीं आ रही। वरना सीट नहीं आ रही। फंस तो वहां पे भी जाती है हुकूमती जमात। अब अगर वहां से उनको 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में और 2/3 अक्सरियत सेनेट में मिल जाती है,
तो हम जैसा बंदा पूछेगा कि यार ये हुकूमती जमातों से कि यार ये क्या क्या दिया था, हाँ क्या लालच दिया था। हाँ, क्या ये वाकई ये पब्लिक वेलफेयर के लिए ठीक ये है, सारा ये सारा हुआ कुछ था हो। है? अच्छा, दूसरी तरफ से एक और जमात बैठी हुई है जो माशाल्लाह अपने दौर में अपने वक्त में तारीखी काम इस तरह कई किए हैं कि सेनेट का इलेक्शन है, पीटीआई की जमात देखी जाए, पीटीआई के सपोर्टर्स की अदद देखे जाएं कि सेनेट में अदद कितने हैं। शुमार देखे हम। तो जो सेनेट का चेयरमैन हुआ था संजरानी साहब हुए थे ना, मेरे ख्याल से संजरानी साहब इलेक्ट हो जाते हैं। अजीब सी बात है, मेजोरिटी पीपल पार्टी की, मेजोरिटी नून लीग की, मेजोरिटी दरम्यान में दूसरी पीटीआई जमातों के की। साहब आके जी तो सेनेट ये के चेयरमैन पीटीआई बन रहे कैसे जीत गई कि जी संजरानी साहब मुंतखब हो गए? ये सारी चीजें हैं ना। हैं। उस वक्त भी आपने लालच लूलच दिया होगा, कितना लालच दिया होगा, टिका के लालच दिया होगा। उस वक्त तो फर्क ही सीटों का बहुत ज्यादा था। जब संजरानी चेयरमैन सेनेट बने थे उस वक्त सीटों का फर्क बहुत था, नशिस्तों का बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन पीटीआई ने पूरा किया। उन्होंने कहा ये असली हुकूमत ही चाहिए। हुकूमत में होते हुए जो हुकूमत में होता है वो बहुत कुछ दे सकता है। ऐसे ही है। कल को पीटीआई हुकूमत में थी, वो बहुत कुछ दे सकती थी। जो सेनेट का चेयरमैन संजरानी आ गया था, अब उसमें भला क्या हुआ था, बिजोंजो साहब थे, उनको नॉमिनेट किया था अपोजिशन जमातों ने। वो कोई हमारे टीवी चैनल है ना, राह जाते हुए ना पकड़ लेते माइक आगे करके। तो इसी तरह कोई टीवी चैनल का रिपोर्टर था, उन्हें हासिल बिजोंजो साहब को पकड़ लिया कि यार कल तक आपके पास इतनी नशिस्तें थी, जिन्होंने खड़े होकर असेंबली के सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब सीक्रेट बैलेट हुआ, वोटिंग हुई, तो काया पलट चुकी थी। हाँ तब तो हासिल बिजोंजो ने भला क्या कहा, और हासिल बिजोंजो के अल्फाज भला क्या थे, ये उस वक्त की बात है। उन्हें कहा कैसे हो गया, जब उसने देखा ना रिपोर्टर पीछे पड़ा हुआ जान ही नहीं छोड़ रहा, उन्हें कहा जनरल फैज हमीद से जाके पूछो। वाह, ये उसके बंदे थे। अब देखो हालात जो होते हैं ना सियासत में, एक देखना, जब हमारी हुकूमत होती है ना तो मेरी मर्जी चल रही है, तो मुझे ख्याल ही नहीं होता कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। जब आपकी हुकूमत आएगी आप भी ख्याल नहीं करोगे कि आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। ऐसे ही है। इस वक्त ये तरामीम, ये तरमीम तरामीम जो कुछ भी हो रहा है, ये दो बड़ी जमातें अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए लगी हुई हैं। ये दोनों का एक जंग है, सियासी तौर पे उनकी जंग है, सियासी तौर पे अपनी जंग। आने वाले वक्तों में मजमूम मकासद के तकमील जो है ना, वो असल उनका मंशा है। अच्छा, इन अमेंडमेंट्स का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसके बाद हम आज के पॉडकास्ट को रैप अप करेंगे, ये है कि जजेस और बाकी जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जिनमें आर्मी चीफ भी आते हैं, पहले उनकी जी एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन थी जी 65 साल तक वो सर्व कर सकते थे, अब उसको 3 साल और बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाउ डू यू सी दैट? आपको पता है हमारे पास पैसे ही नहीं है। हुकूमत पिछले काफ़ी अरसे से, मुझे हमेशा डर लगता है कि एक वक्त वो ना आए कि पता चले सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। बिल्कुल। हालात जो अब देखें, अब इसमें क्या है, आप 3 साल बढ़ाते हो, हाँ ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इस वक्त आपको नहीं देना पड़ेगा, पेंशन की शक्ल में, और मराहत होती हैं जो रिटायरमेंट के बाद आपको देनी पड़ती हैं, ये भी है। उसमें कमर जो है ना, कमर तो अगे नहीं रही पाकिस्तान में। आप जरा जहन में रख लें, जो भी कहता ना मेरी कमर है, तो मुझे शक पड़ता है कि किसी और चीज़ को कमर कह रहा है। पाकिस्तान में कमर नहीं रही, अब कमर बहुत अरसा पहले टूट चुकी हुई है, और ये नई तैयार भी नहीं हो सकती और पुरानी जुड़ भी नहीं सकती। नई तैयार नहीं हो सकती, पुरानी जुड़ नहीं सकती। तो पैसे ही नहीं है। मुझे खुद शक पड़ता है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि शहबाज शरीफ साहब जो चाय पीते होंगे वो मेरे ख्याल में पत्ती भी उधार की होगी, चीनी भी उधार की होगी, दूध भी उधार का होगा। मुझे शक सा पड़ता है। लेकिन अयाशी तो फिर जरा नहीं, मुझे शक पड़ता है भाई। ये अशियाँ उशियाँ उस वक्त होती हैं जब आपके पास नजर आ रहा होता है। अब तो चेहरे देख के पता चलता है कि यार मेरे ख्याल में आखिरी दफा कोई पहाड़ की उस तरफ, पहाड़ी के उस तरफ, मुझे लगता है काफ़ी अरसा पहला हो गया, इन्होंने देखा होगा, उसके बाद ना देखना सी। ठीक है जिस्तार साहब, इस पर हम दोबारा बात करेंगे, क्योंकि बातें तो इस पर बड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त भी आगे आके खड़ा हो गया अपने असूली मौक़िफ़ के साथ कि भाई ज़्यादा एक्सीड ना करो, आपका ख़त्म हो गया है, जाओ।
आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। मजीद बातें करेंगे, मजीद डिस्कस करेंगे इन अमेंडमेंट्स को और देखते हैं तब तक 2/3 मेजोरिटी हासिल होती है, नहीं होती, क्या होता है। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।